वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये वर्ड सेट है ना, ये सेट बेसिकली जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने दिया था, ये वर्ड सेट। और उसके अकॉर्डिंग सेट क्या है, कोई सेट कलेक्शन है, ठीक है। कैसा कलेक्शंस है? कलेक्शंस ऑफ थॉट्स, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ distinct and definite objects of our thoughts और intuition, ठीक है। ठीक है, सेट किसने दिया था? द वर्ड सेट किसका दिया हुआ है? तो कहोगे जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर का, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी का डेफिनेशन। सेट थ्योरी का डेफिनेशन देखो, सेट थ्योरी का डेफिनेशन कहता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट is a collection of well-defined and distinct object, distinct object, ठीक है। आप कुछ समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? तो जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सिंपल सी बात करें, ऑब्जेक्ट पेन को कह सकते हो, बुक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, क्रिकेटर ऑब्जेक्ट हुआ, राइट, ठीक है। तो वेरी गुड। तो सेट थ्योरी में क्या कर रहा है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या है, कलेक्शन ऑफ किसका? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो सेट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच टाइप, किस टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए? वह ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड और क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल कहें कि द कलेक्शन ऑफ बीटेक ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, ठीक है। अगर हम कहें कि देखो जी, एक कलेक्शन लेके आओ, किसका भाई? स्टूडेंट्स का। और कैसा स्टूडेंट का? जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? आईआईटी दिल्ली जाओगे, वहाँ जो फर्स्ट ईयर में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर में अभी है करेंटली, उसका लिस्ट लेके आओगे। यही काम अगर दूसरे को कहेंगे तो वो भी क्या करेगा, आईआईटी दिल्ली जाएगा और फर्स्ट ईयर में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसका लिस्ट लेके आएगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि हमने कहा साफ साफ कि बीटेक फर्स्ट ईयर आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। और जो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, राइट, ठीक है। रिपीटेड तो नहीं है, क्लोन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपको कहें द कलेक्शन ऑफ students of class 11 from which school? Vijendra Public School, पूर्णिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? विजेंद्र पब्लिक स्कूल जाओगे, क्लास 11th में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसका लिस्ट लेके आओगे। यही काम किसी और को कहेंगे
वो भी क्या करेगा, विजेंद्र पब्लिक स्कूल पूर्णिया जाके विजेंद्र पब्लिक स्कूल में जाएगा और क्लास 11th में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट उसका लिस्ट लेके आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड टर्म है। कहाँ से किसका कलेक्शन बनाना है? ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स whose height greater than 5 फुट 5 इंच। ठीक है, तो क्या करोगे, फीता लेके जाओगे, वेल डिफाइंड है, और हाइट नापोगे, जिसकी हाइट क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हाइट ग्रेटर देन 5.5 इंच और फ्रॉम कौन स्कूल से? विजेंद्रा पब्लिक स्कूल। तो जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से बड़ा होगा उसका कलेक्शन लेगा होगा। यही काम अगर किसी और को देंगे, वो भी क्या करेगा, एक फीता टेप लेके जाएगा और उसको मेजर करेगा, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज्यादा है उसका एक कलेक्शन बना के लेगा। तो सारे जो लोग लेके आएंगे, जिनको जिनको अगर ये काम दिया जाएगा, तो सब कलेक्शन क्या होगा, एक जैसा लेके आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कलेक्शन किस ऑब्जेक्ट का बनाने जा रहे हैं? स्टूडेंट का। किसका बनाने जा रहे हैं? स्टूडेंट का। और क्या उसमें वेल डिफाइंड टर्म है कि हाइट 5 फुट 5 इंच से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th whose age greater than 14 years। ठीक है, क्लास 10th का वह स्टूडेंट का लिस्ट लेकर आओ जो क्या है, जिसका एज 14 ईयर से अधिक होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है, ऑफ क्लास 10th हुज एज ग्रेटर देन 4। अपने स्कूल से क्लास 10 के स्टूडेंट का कलेक्शन लेके आओ जिसका उम्र कितना होगा, 14 ईयर से अधिक है। अगर यही काम 10 अलग लोगों को देंगे तो होप कि ये सारे लोग एक ही लिस्ट लेके आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट है, बट ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। क्या भाई? 14 ईयर ओल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ उसमें रजिस्टर में होता है, और वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता देगा 14 ईयर से अधिक है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग सारे जिनको जिनको ये टास्क दिया जाएगा, सब जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लेकर आएंगे वो एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करने कह रहे हैं वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड टर्म क्या क्या हुआ, क्लास 11th में जो रजिस्टर्ड है विजेंद्रा पब्लिक स्कूल पूर्णिया, उसका कलेक्शन लाओ। बीटेक आईटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आईटी दिल्ली का कलेक्शन लेकर आओ। ये सब वेल डिफाइंड टर्म है। अपने स्कूल से उस स्टूडेंट का कलेक्शन लाओ जिसका हाइट 5 फुट 5 इंच है, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्लास 10th जिसका एज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 14 ईयर है, ये भी कलेक्शन है। तो ये सब कलेक्शन क्या करेगा, सेट फॉर्म करेगा। क्या कहेगा? यानी इस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट। ठीक है, अब देखो ये सब जो है, ये कलेक्शन के बारे में अब देखो, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स फ्रॉम
योर स्कूल। ठीक है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 3 players of Indian cricket team। ETC। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखो, इसमें कलेक्शन क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन बनाने कर रहे हैं। तो अब देखो, ब्यूटीफुल गर्ल्स अगर हम ए को कहें कि भाई जाओ तुम और देखो जो ब्यूटीफुल गर्ल है उसका कलेक्शन लेके आओ, तो वो मान लो कि 10 नाम लेके आया। अगर यही टास्क बी को कहेंगे तो वो हो सकता है 12 का लेके आए, है ना। सी को कहेंगे तो वो 10 का लेके आए। बट तो इसमें आप देखोगे सब अपने अपने हिसाब से ब्यूटीफुल गर्ल को डिफाइन करेगा कि कोई खूबसूरत देख के कि आंख बड़ा, नाक बड़ा है, नाक लंबा है, ठीक है, लंबी है, तो ये ब्यूटीफुल है। कोई देखेगा नहीं नहीं, बोलने में एक्सपर्ट है ना, ऑल एक्टिविटी में एक्सपर्ट है, पढ़ने में अच्छी है, तो ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो सबके जो ब्यूटीफुल का जो नजरिया होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए वो अपने हिसाब से क्या होगा, ब्यूटीफुल गर्ल का कलेक्शन लेके आएगा, राइट। तो इसलिए ये जो जो कलेक्शन लेके आएगा सबके कलेक्शन आपस में क्या होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि यहाँ जो टर्म ब्यूटीफुल गर्ल है ये वेल डिफाइन नहीं है, ये टर्म आपका वेल डिफाइन नहीं है। ब्यूटीफुल क्या, क्या ब्यूटीफुल, तो सब अपने अपने नजरिए से ब्यूटीफुल लेके आए। उसी तरह द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। अब जैसा जानते हैं कि गर्ल्स को कॉकरोच से डर लग रहा है, लगता है, राइट। तो उसके हिसाब से तो कॉकरोच ही डेंजरस एनिमल है। तो अगर इस ये काम हम 10 लोगों को बोलें कि देखो जी जो डेंजरस एनिमल है तुम्हारे हिसाब से उसका सेट कलेक्शन लेके आओ, तो वो 10 जो है अलग अलग एनिमल्स का नाम लेके आएगा, राइट। क्योंकि उसका आप सोचने का नजरिया उसके हिसाब से जो है डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसी तरह द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, तुम्हारे क्लास में जो ब्राइट स्टूडेंट है उसका कलेक्शन। तो अब ये ब्राइट, अब ब्राइट कैसे समझेंगे कि ये सही है कि नहीं। देखो अब क्या होता है कि मान लो किसी को लगता है कि यार ये लड़का मैथ बहुत अच्छे से बना लेता है, राइट, है ना। तो अगर ये मैथ अच्छे से बना लेता है तो उसके नज़र में वो ब्राइट। कोई दूसरा स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई तुम ब्राइट स्टूडेंट का कलेक्शन लाओ, तो वो अपने नज़रिए से ब्राइट स्टूडेंट देखेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो ब्राइट स्टूडेंट का कलेक्शन कहेंगे, अगर ये 10 लोगों को ये टास्क दिया जाएगा तो 10 लोग अलग अलग स्टूडेंट का नाम लेके आएगा, राइट। ठीक है, उसी तरह बेस्ट 3 प्लेयर तो सब अपने हिसाब से बेस्ट 3 प्लेयर का नाम लेके आएगा, जो कि आपस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि ये लोग आपस में जो जो वैल्यू लेके आ रहे हैं, जो सेट कलेक्शन लेके आ रहे हैं, वो कलेक्शन डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट 3 प्लेयर, ब्राइट स्टूडेंट, डेंजरस, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसलिए आपका सेट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, नॉट फॉर्म सेट, नॉट फॉर्म सेट, ये कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो
क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट on the basis of adjective does not form set। ठीक है, जहां एडजेक्टिव लग गया वहां पे वो कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। क्लियर? ऑल सेट? वेरी गुड। तो चलो एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, तो जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 केसी सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 8 क्या है? सेम सम्स। प्रॉब्लम किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सॉल्यूशन हेल्पर क्या याद रखेगा कि कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव इज नॉट ए सेट। सिंपल सी बात, जहां तुमको लगे कि एडजेक्टिव के बेसिस पे है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते जाते हैं और तुमको यस और नो में बताना है। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, यस और नो? वेरी गुड। दूसरा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं होगा। वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ये कलेक्शन होगा। तुम अपने क्लास में जाके रजिस्टर्ड स्टूडेंट में जो गर्ल है उसका कलेक्शन लेकर आओ, ये वेल डिफाइन है, तो ये कलेक्शन सेट होगा। वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय प्रेमचंद्र, सही है। प्रेमचंद्र जितना नॉवेल लिखा है उसका तुम कलेक्शन कोई भी किसी को भी कहेंगे तो उतना ही कलेक्शन लेके आएगा, क्योंकि ये प्रेमचंद्र का लिखा हुआ नॉवेल, ये वेल डिफाइंड टर्म है ना। चलो 5 में, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है, वेल डिफाइंड टर्म है, सेट होगा। 6 क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए पार्टिकुलर प्लेन, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, कैसा गर्ल, कैसी गर्ल के बारे में? ब्यूटीफुल गर्ल, एडजेक्टिव आ गया तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, रिनाउंड क्या है? एडजेक्टिव आ गया तो ये वो जो है सेट नहीं होगा ये कलेक्शन। ठीक है, अब देखो कुछ जो है, कुछ हम लोग जो है एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में पहला क्या बोला? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। वेरी गुड, ये कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है? एडजेक्टिव लगा दिया तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, देखो बेस्ट लगा दिया एडजेक्टिव तो ये नहीं होगा। ठीक है,
कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, ये भी सेट नहीं होगा। इस तरह से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप सेट थ्योरी के डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या है? सेट इज ए बेसिकली नॉट सेट थ्योरी, सेट का डेफिनेशन, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है? सिंपल से बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। कोई पूछे सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो इसको टुगेदर क्या कहोगे? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को जो है वो अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर ऑफ, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी अगर सपोज कर लो 1 2 3 4 है, ठीक है, ये सेट है सपोज कर लो, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल ए से। अगर आप इसको अगर स्मॉल ए से करोगे तो ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है ना, और ये सही तरीका है। क्या है? सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मान लो AEIOU, इसको आप किसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैपिटल बी से। स्मॉल बी से लिखोगे तो ये एक्चुअली कन्वेंशन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि गलत होगा, लेकिन इसको नहीं माना जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखो, चलो अच्छा ये बताओ तो सेट होगा कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सही है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो जो प्रेसिडेंट बना है उसका क्या बन लेके आना है आपको? कलेक्शन, सही है, वेल डिफाइंड है। तो ये कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए पार्टिकुलर लाइन, ये भी सही है, सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ आईटी दिल्ली, ये भी सेट है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, आप क्लास 10th में कुछ सेट को सिक्के सिंबल को ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, तो जैसे सम सम स्टैंडर्ड notation for special sets, for special sets देखोगे, set of all real number, ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं उसके सेट को किससे डिनोट करते हैं? याद आ रहा है? आर से। किससे डिनोट करेंगे? आर से। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते होंगे 5 क्लास 6 क्लास 4 स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में भी, रियल नंबर, तो रियल नंबर के
रियल नंबर क्या है? सेट है। रियल नंबर क्या है? सेट है ना? तो उसको किससे, उसका सिंबल क्या है? कैपिटल आर। इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा सिंबल यूज करेंगे? कैपिटल आर। आर फॉर रियल, इसलिए आर यूज करते हैं, कैपिटल आर। जहाँ कैपिटल आर मैथ में दिखे वहां आपको समझ जाना है सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। जब तक आप मैथ पढ़ोगे रियल नंबर से आपको मुलाकात होती जाएगी, ठीक है। उसी तरह ये भी आप सुने, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते थे, याद है? आई से या जेड से। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आप सुने होंगे। इसका सिंबल क्या है? आई ऊपर में प्लस, या जेड ऊपर में प्लस। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, कैसा नंबर? रेशनल नंबर। इसका सिंबल क्या है? क्यू। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, उसका क्या है सिंबल? क्यू पे पावर सी। तो ये सब सिंबल आपने देखा है, राइट? वेरी गुड। अच्छा, एक और सिंबल होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या देते हो, बोलो? काउंटिंग नंबर होता है, तो जो काउंट करते हो वो इंटीजर होता है, 1 2 3। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? या नहीं तो आप इसको जेड प्लस से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को किससे, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से या नहीं तो जेड प्लस। एक और सेट पढ़ोगे, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अगर आप क्लास 10th पास करके आए हो, और अगर सपोज आप क्लास 10th में भी, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि 11th में रह 10th में रह के 11th पढ़ लिए होते हैं, तो अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आप सुन रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे पढ़िएगा, और अगर आप ऑलरेडी पहला चैप्टर किसी चैप्टर पढ़ चुके हैं तब भी सुने होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे है, किस सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब पहले तो ये देखे कि सेट तो हम डिफाइन कर लिए कि कलेक्शन है। जब कलेक्शन है तो उसको रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको दर्शाएंगे कैसे, है ना? उसको कैसे दिखलाएंगे, है ना? तो वेरी गुड। तो इसका दो तरीका होता है। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है टेबुलर का? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। या नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है? सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखो, जो रोस्टर फॉर्म होता है या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि
all elements ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स, वही जो ऑब्जेक्ट हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं। अब यहाँ एलिमेंट भी कह सकते हो या ऑब्जेक्ट। ऑल एलिमेंट्स कॉमा ऑब्जेक्ट्स आर kept within braces, यानी सारा एलिमेंट जो होगा या ऑब्जेक्ट उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखना है, एंड each element separated by other elements with कॉमा। किससे सेपरेट होगा? कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जैसे ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ठीक है। देखो जी, स्पेलिंग गलत हो गया, वॉवेल, वॉवेल, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे लिख देने से ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या बोला कि ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को सबसे पहला शर्त मिडिल मिडिल ब्रैकेट यानी ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो देखो ब्रेसेस के अंदर। और दूसरा बात क्या है? ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय अदर विथ कॉमा, हर एक को दूसरे के साथ सेपरेट करेंगे, हर एक को दूसरे से सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा के मदद से, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। किसका भाई? ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसका नाम दे दो। हम जानते हैं सेट का नाम को हमेशा किसी सिंबल से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। जैसे एक और क्या कहेंगे? ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन लो। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे लिख दोगे तो ये सही सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेट का। तो इसके लिए पहला शर्त मिडिल ब्रैकेट के अंदर, दूसरा शर्त क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे सेपरेट होना चाहिए? विथ कॉमा। क्लियर कट? समझ आ रहा है बात? तो ये हो गया। अब इस सेट को हम लोग बी लिख देते हैं, ठीक है, बी से डिनोट कर देते हैं। समझ आ गया? तो यानी जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, हम लोग जो है पहला रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होगा? मिडिल ब्रैकेट के अंदर होगा, और हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे सेपरेट होगा? कॉमा से। वेरी गुड। अब देखो कुछ नोट, इसमें नोट पॉइंट याद करो। अगर मान लो हम a बराबर 1 2 3 लिखें, या 3 1 2 लिख दें, या 3 2 1 लिखें, या 2 1 3 लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट
नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। ये चारों सेट आपस में क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि यानी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट या डू नॉट मैटर्स। किसी भी सीक्वेंस में रख दो, मैटर नहीं करता है सीक्वेंस, पहला नोट पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये सब क्या है, आपस में बराबर है, सेट ए ही है। दूसरी बात, अगर हम ए बराबर 1 2 3 लिख रहे हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये रेड एज क्या पढ़ेंगे इसको, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये किसका सिम कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, देखो 1 जो है सेट ए में ए का एलिमेंट है ना, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, समझा गया। उसी तरह 2 एलिमेंट है सेट ए का, हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या 4 है, 4 सेट ए में है नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रेड एज 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्लियर, वेरी गुड। तो ये सिंबल क्या हो गया, ये सिंबल हो गया एलिमेंट का, किसका है, और ये सिंबल क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे नॉट एलिमेंट, ठीक है, नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, ये तो बातें अब तक थी, हमने किसका पढ़ा, किसका पढ़ा, रोस्टर फॉर्म का। अब जो दूसरा पढ़ेंगे, सेट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सारे एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, सेट बिल्डर में क्या करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल एलिमेंट्स वी टेक ए वेरिएबल एक्स which basically represent elements, and after that and followed we use colon and write all the common properties of for all elements। मतलब समझो क्या बोले, इसमें एक वेरिएबल x यूज करेंगे और उस सारे एलिमेंट, सेट के सारे एलिमेंट जिस बेसिस पर, जिस कंडीशन पे, जिस वेल डिफाइंड टर्म पे बना होगा, उस टर्म को क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे देखो, पहले समझो, अगर हम ये लिखें कि एक सेट ए है जिसका रोस्टर फॉर्म ऐसा है, AEIOU, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको हमको टेबल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल एक्स लिखेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये बताओ इस सब की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन क्या है सब में,
कि सारे इंग्लिश के क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फा बेट। क्लियर? बस क्या करना है, एक्स लिखना है, कॉलन लिखना है, और जो प्रॉपर्टीज है इस सेट की उसको हम लोग वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या कहोगे कि ए वेरिएबल एक्स, a variable x which stand for each element, जो प्रत्येक एलिमेंट के लिए है। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, कॉलन देते हैं। क्या करते हैं, गिविंग कॉलन। ठीक है, क्या देते हैं, कॉलन देते हैं, एंड राइट कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कॉमन प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, बस। क्लियर? तो ये लेकिन सारी बातें किसके अंदर लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो मिडिल ब्रैकेट का होना लाजमी है। ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? सेट बिल्डर भी आप समझ गए। जैसे देखो, अगर हम एक टेबुलर रोस्टर फॉर्म लें, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका टेबुलर फॉर्म क्या कहोगे, सॉरी इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहोगे? पहले तो एक्स लिखोगे, फिर कॉलन लिखोगे, और एक्स क्या है यहाँ पे, सब में कॉमन प्रॉपर्टीज का नेचुरल नंबर है। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो। तो हम लोग कहेंगे एक्स इज नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताओ, सिर्फ नेचुरल नंबर कहने से काम बनेगा? नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है, जो 4 5 तक थोड़ी रहेगा, ये 5 तक थोड़ी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग और एक रिस्ट्रिक्शन देंगे, क्या कहेंगे, एक्स कहाँ से है, लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x का वैल्यू 5 से बराबर या छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से के बराबर या उससे छोटा नेचुरल नंबर तो यही होगा। ठीक है, उसी तरह से आप समटाइम्स ऐसा देखते हो -1, 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो टेबुलर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यानी दिस इज एक्स इज नथिंग, दिस इज नथिंग सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स बराबर क्या होता है, ±√1, यानी +-1। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 3,4 सेम सम। ठीक है, 3,4 क्या है, सेम सम। ठीक है, प्रॉब्लम किससे आधारित है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट
सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो रोस्टर फॉर्म दिया रोस्टर फॉर्म दिया हुआ और उसका क्या करना है, सेट बिल्डर लिखना है। तो आपको सेट बिल्डर भी लिखने आ गया। सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी एक्स लिखते हैं और उसके बाद कॉलन लिखते हैं और फिर उस एक्स की उस एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, राइट। तो जैसे देखो आपका 2 का 1 देखो क्या है, इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 डॉट 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 कॉमा 8। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग किस में देखेंगे, सेट बिल्डर। अगर ये गौर से देखो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर को है, -1 है 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं ना कॉलम, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, एंड सिर्फ इंटीजर कहने से नहीं होगा, इंटीजर कहोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉलो ऑन चलता रहेगा। उधर -1 -2 -3 -4 कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आपका वैल्यू कहाँ है, -1 से 8। तो क्या रिस्ट्रिक्शन कहोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। c इक्वल्स टू 2 का 3, c इक्वल्स टू 1 -1 i -i। ठीक है, तो इसका सेट बिल, ये देखो कोई ना कोई सॉल्यूशन है, किसी इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है जो कि आपको पीछे भी बता दी। ये सॉल्यूशन है x पावर 4 इक्वल्स टू 1 का। कैसे, x पे पावर 4 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर +-1। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो x बराबर ±√-1, जो कि x बराबर क्या हो जाएगा, +-i। ध्यान रखोगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पे क्या देखोगे, -1 को किससे, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 to 6, ये क्या है, एक ही जैसा सवाल है, सेम सम्स। प्रॉब्लम किस पे आधारित है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखो अब क्या है, टेबुलर फॉर्म दे दिया और उसका आपको क्या करना है, रोस्टर लिखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या दिया है, x such that x is an integer, उसके बाद x कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर से बड़ा n बराबर और 9 से छोटा। ओ x क्या हो रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर है, x किसके बदले में यूज हो रहा है, इंटीजर है, और x का वैल्यू कहाँ, -1 से बराबर और 9 से छोटा।
तब तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, -1 लिखेंगे क्योंकि इंटीजर है। -1 से बड़ा तो -1 से बड़ा और बराबर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे नहीं। वेरी गुड, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डी यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी में एक सेट है x सच दैट x इज रूट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे कैसे दिखाते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आया होगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक किए, शेयर किए, और मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैप्टर वाइज, आप उसको भी जाके देखें। ठीक है, और आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया है। होप कि आपको कोई ट्विटर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ट्विटर की जरूरत है, लग रही है, तो GRS ट्यूटोरियल यानी मेरे कोचिंग क्लासेस से डायरेक्ट संपर्क कीजिए। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है और आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस कर ले सकते हैं। और फिजिकल मेरा जो है क्लासरूम दिल्ली में चलता है, दिल्ली में साउथ दिल्ली में, ये आपका शाहीन बाग जामिया नगर के पास, और दूसरा सेंटर है ग्रेटर नोएडा का अल्फा सेक्टर। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।